चलो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे गांधीयन एरा। गांधीयन एरा में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में साइमन कमीशन के बारे में देखा था। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की? साइमन कमीशन का पूरा नाम क्या था? इंडियन स्टेटूटोरी कमीशन, साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन में डबल एस बताइए। साइमन कमीशन, ठीक है। देख, साइमन कमीशन बना था 1927। कहाँ पे? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में। भारत आया कब? 1928 में। एम इंडिया। कितने मेंबर थे? मेंबर थे 7। हेड कौन था? जॉन साइमन। सारे के सारे अंग्रेज थे, इसलिए ऑल इंग्लिश इंग्लिश इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था? व्हाइट कमीशन। व्हाइट कमीशन। ये आया था 1919 में हुए सारे के सारे गलत कामों की जांच के लिए, और भारत को आगे किस तरीके से रूल किया जाएगा उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन का नियम कानून बनाने के लिए। लेकिन इसका हुआ भरपूर विरोध। भरपूर विरोध। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए कांग्रेस ने कौन सी रिपोर्ट सबमिट की? कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट दिया। और नेहरू रिपोर्ट के नेहरू रिपोर्ट के विपक्ष में मुस्लिम लीग ने क्या दिया? मुस्लिम लीग ने 14 सूत्री जिन्ना फॉर्मूला, 14 पॉइंट जिन्ना फॉर्मूला। क्या इनमें से किसी का भी पास हो पाया? नहीं, किसी का भी पास नहीं हुआ। साइमन ने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करी? 1930 में। साइमन रिपोर्ट 1930 में। और इसी रिपोर्ट के बेसिस पर पास किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इतना क्लियर है? ठीक है। अब देख, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये बात कही गई कि 1937 से, ठीक है, 1937 से भारत में क्या होगा? प्रोविंस इलेक्शन होंगी। ठीक है, प्रोविंस इलेक्शन यानी प्रांतीय क्षेत्रों में जहां जहां पर ब्रिटिश का अधिकार है, राज्य रजवाड़े नहीं है, वहां पर क्या होगा? इलेक्शन होगा। ठीक है, इलेक्शन। तो 1935 के तहत क्या कहा गया? 1937 में क्या शुरू होगा? प्रोविंस इलेक्शन। ठीक है, प्रोविंस। यही थे, गांधी जी सेवा कर रहे हैं। मैंने बताया ना, गांधी जी लोगों को अपने पक्ष में लेने के लिए सेवा में जुटे हुए हैं। तो अभी सेवा कर रहे हैं गांधी जी। ठीक है, प्रोविंस इलेक्शन कंडक्टेड इन 1937। 1937। अब उस वक्त तक भारत में दो पार्टियां थी। कौन कौन सी? एक कांग्रेस और दूसरी मुस्लिम लीग। ठीक है, पार्टी कहाँ पे? इंडिया में। इंडिया में। ठीक है, कौन कौन सी थी? कांग्रेस, कांग्रेस और मुस्लिम लीग।
मुस्लिम लीग। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जैसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जो है फिर सरदार पटेल, बहुत सारे थे। लेकिन मुस्लिम लीग में जो बड़े नेता थे वो कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। अब देख, इन लोग को लग रहा था मुस्लिम लीग को कि ये लोग भारत में कम से कम मतलब कि 7-8 प्रोविंस में ये इलेक्शन जीत लेंगे। ठीक है, भारत में मुस्लिम लीग को क्या लग रहा था कि इनका जैसे ये एरिया इधर मुसलमान है, इधर भी ये इलेक्शन जीत जाएंगे, ठीक है, फिर इधर वाले एरिया में मुस्लिम है, वो भी इलेक्शन इसमें जीत जाएंगे। लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो इसमें मुस्लिम लीग को सिर्फ 2 स्टेट में जीत हासिल हुई, बाकी 8 राज्यों में कांग्रेस को जीत हासिल हुई। ठीक है, 8 राज्यों में कांग्रेस को जीत हासिल हुई। तो कांग्रेस कितने राज्यों में जीती? 8 स्टेट्स में। 8 स्टेट्स मतलब प्रोविंस समझना, ठीक है, 8 प्रोविंस में। और मुस्लिम लीग को 2। कौन कौन सा? तो पंजाब वाला एरिया और सिंध वाला एरिया। ये सिंध था और इधर ये पंजाब था। ठीक है, पंजाब और सिंध। ठीक है, पंजाब और सिंध, इन दो प्रोविंस में किसको जीत मिली? मुस्लिम लीग को। अब देख, भारत में राज कौन कर रहा है? ब्रिटिश। देख, यहाँ है ब्रिटिश। ठीक है, अब ब्रिटिश के सामने 2 पार्टियां, तो इसमें से मेजर पार्टी कौन हो जाएगी? ब्रिटिश के सामने कांग्रेस और एक है मुस्लिम लीग तो माइनॉरिटी में आ गई, समझ ले। मुस्लिम लीग ये क्या हो जाएगी? मेजर पार्टी। यानी अपोजिशन में कौन बैठेगा? कांग्रेस बैठेगी। ठीक है, अपोजिशन में कांग्रेस बैठेगी। इतना चीज क्लियर है? ओके, अब देख, 1937 में इलेक्शन होते हैं। ठीक है, 1937 वगैरह में इलेक्शन होता है और ब्रिटिश के सामने जो मेजर पार्टी बन के उभर के आती है कांग्रेस। अब समस्या क्या हो रही थी कि यहाँ पर इलेक्शन वगैरह हो रहा था और इंग्लैंड में भी क्या हो रहा था? इलेक्शन के आसार दिख रहे थे कि वहां पर भी इलेक्शन होगा, क्योंकि वहां पर भी 5-5 साल बाद इलेक्शन होता था। तो वहां पर 2 पार्टियां थी इंग्लैंड में, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। अब जब इलेक्शन का माहौल आता है तो तू देखती होगी अपने बिल में से सारे नेता बाहर निकल के झांकते होंगे और बड़े बड़े वादे करते होंगे, है ना? तो वैसे ही इंग्लैंड में जो लेबर पार्टी का नेता था रेमजे मैकडोनल्ड, वो उस वक्त प्रधानमंत्री था। अब अगर अगली बार प्रधानमंत्री बनना है तो इंग्लैंड के लोगों को कुछ न कुछ ऐसा तो दिखाना पड़ेगा कि तुम्हें काबिलियत है कि नहीं? तो उसने कहा, रेमजे मैकडोनल्ड ने, कि देखो मैं जितने भी हमारे ऐसे प्रोविंस, ऐसे कॉलोनी है जहां पर हमारा राज है, उस राज्य को मैं कितने अच्छे तरीके से कंट्रोल करके रखा हूं। वहां पर से जितना भी सोर्स है, जितना भी पैसा आता है, मैं उसे किस तरीके से इंग्लैंड की इसके प्रोग्रेस के लिए यूज करता हूं। उन सब चीजों को दिखाने के लिए उसने कहा कि देखो, मैं अभी क्या बुलाऊंगा, एक समिट बुलाऊंगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा और वहां पर सबको, सारे देश, सारे कॉलोनी जितनी है, वहां सबको क्या करूंगा? इनवाइट करूंगा और सब लोग आएंगे और सब लोग मेरी बात मानेंगे। ठीक है, सब लोग मेरी बात मानेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यानी इंग्लैंड में क्या होगा? अब इंग्लैंड में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही होगी, जैसे यहाँ भारत में इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, भारत में इलेक्शन वगैरह हो रहा था 1937 वगैरह में। लेकिन 1937 से पहले 1930 जब रिपोर्ट सबमिट हुई थी, कौन सी? ये साइमन कमीशन के रिपोर्ट सबमिट करने के बाद 1930 के बाद ही वहां पर इंग्लैंड में इलेक्शन के माहौल दिख गए थे कि अब यहाँ इलेक्शन होगी और 2 बड़ी पार्टी आपस में लड़ेंगी। कौन सी 2 बड़ी पार्टी? ब्रिटेन में
लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। लेबर पार्टी का लीडर कौन? लेबर का लेबर 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 का मैकडोनल्ड। अब समझ, यहाँ पे देख, क्या लिखो, इलेक्शन इलेक्शन इन इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड में दो बड़ी पार्टियां, कौन? एक तो लेबर पार्टी, लेबर, और दूसरा कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव। लेबर पार्टी का जो हेड था, प्रधानमंत्री था मैकडोनल्ड मैकडोनल्ड रेमजे मैकडोनल्ड। और यहाँ का था विंस्टन चर्चिल विंस्टन चर्चिल। ठीक है, चर्चिल। अब अगर रेमजेनल, ये पीएम है, ठीक है, ये पीएम है। मैकडोनल्ड को नेक्स्ट ईयर भी पीएम बन के रहना है, तो उसे अपने देश में अपने पावर के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, अपने देश में अपने पावर के बारे में बताना पड़ेगा। तो इसने उस चीज को प्रूव करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की घोषणा करी। किसकी? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, हाँ हाँ, देख, जैसे जैसे कि भारत में मान ले कि अभी मोदी जी आए थे। मोदी जी के पहले कौन था? कांग्रेस पार्टी थी। ठीक है, मनमोहन सिंह थे। तो मोदी जी आए तो उन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस पार्टी बहुत करप्शन कर चुकी है, अब मैं आऊंगा तो मैं क्या लाऊंगा? अच्छे दिन लाऊंगा। क्या लाऊंगा? अच्छे दिन लाऊंगा। तो अच्छे दिन के चक्कर में सारे लोगों ने मोदी जी को जिता दिया। ठीक है, तो वैसे ही जब रेमजे मैकडोनल्ड है और जब इलेक्शन होगा, तो इलेक्शन से पहले जनता को चूरन देना होगा कि नहीं देना होगा? तो रेमजे मैकडोनल्ड बोला कि देखो, मैं कितना पावरफुल हूँ, इस बात का अंदेशा तुम्हें हो जाएगा कि मेरे एक बार कहने पर मेरी जितनी भी कॉलोनी है, वहाँ के सारे बड़े बड़े नेता यहाँ पर आ जाएंगे और मैं जो कहूंगा वो बात मान लेंगे। ठीक है, वो बात मान लेंगे। तो अब वहां पर बुलाएगा तो ऐसे घर में खड़ा करा के थोड़ी रखेगा, कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस, कोई ना कोई मीटिंग होगी, वहां पर डिस्कशन होगा, सारी जनता देखेगी, अपोजिशन देखेगा, तब तो लोग समझेंगे कि हाँ, रेमजे मैकडोनल्ड का पावर है कि नहीं है। हाँ, तो मैकडोनल्ड ने किसका डिक्लेरेशन किया? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। डिक्लेयर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस। अब देख, मैं तुझे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में एक एक बताऊं, उससे बेहतर है कि मैं तुझे यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितने हुए थे और कब कब हो गए थे। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती रहेगी, मैं तुझे सब डिक्लेयर करते रहूंगा कि देख कब कब क्या हुआ है। ठीक है, देख, इंग्लैंड में कुल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए हैं 1930 से लेकर के 1932 के बीच में। ठीक है, 1930 से 1932 के बीच में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब? 1930 से 1932 के बीच में। ठीक है, 1930 से 1932 के बीच में पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था नवंबर 1930 से जनवरी 1931 में। ठीक है, दूसरा हुआ सितंबर 1931 से लेकर के दिसंबर 1931 में। और तीसरा राउंड टेबल हुआ था नवंबर 1932 से लेकर के दिसंबर 1932 में। ठीक है, ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। ठीक है, टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। इतना क्लियर है? ओके, अब देख, 1930 का माहौल चल रहा है,
1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, तो 1930 में भारत का वाइसराय कौन रहेगा? इरविन। भारत मतलब कि वाइसराय भारत का इरविन है। अब देख, इरविन जब भारत का वाइसराय है तो इसके समय में कुछ घटनाएं होंगी, ठीक है, इसके समय में कुछ घटनाएं होंगी। अब वो क्या घटना होगी तो समझ। भारत में ना जो अंग्रेज थे, अंग्रेज, ये लोग नमक वगैरह ना लोगों को नमक नहीं बनाने देते थे। ये लोग कहते थे कि नमक कौन बनाएगा? अंग्रेज बनाएंगे, और भारतीयों को क्या करना होगा? उस नमक को खरीदना होगा हमसे। अगर भारतीय कोई नमक बनाएगा तो उसे टैक्स देना होगा, ठीक है, अगर भारतीय कोई नमक बनाएगा तो उसे टैक्स देना होगा। तो नमक, सोच, सॉल्ट एक इतना कॉमन चीज है कि हर जगह पर इसकी जरूरत पड़ती है। हम लोग चाहे खाना पीना खाएं, ठीक है, चाहे सलाद खाएं, कुछ भी खाएं, हमको नमक की जरूरत रहती है। और अगर ऐसी बेसिक चीज कोई कल को कहे कि अगर तुम्हें पानी पीना है तो तुम्हें टैक्स देना होगा, तो कितना खराब लगेगा कि अपने ही देश में मैं पानी पीने के लिए टैक्स दूं, है, ठीक है, टैक्स दूं। तो वही उसने क्या कर दिया कि नमक का कानून जो चले आ रहा था कि अब अगर कोई भी भारतीय नमक बनाएगा तो उसे टैक्स देना होगा, इस बात को लेकर के गांधी जी भड़क गए थे, ठीक है, इस बात को लेकर के गांधी जी भड़क गए। क्यों भड़के? क्योंकि गांधी जी ने देखा कि अब जब वहां इंग्लैंड में ये क्या कहते हैं, इलेक्शन का माहौल चलेगा तो दोनों पार्टियां लड़ेंगी, और तुझे पता है इलेक्शन के टाइम पर जो पार्टी आपस में लड़ती है उनसे जनता कुछ भी करवा सकती है। अगर तुम पार्टी से कहोगे कि हमारे लिए महल खड़ा करवा दो तो महल भी खड़ा करवा देगी जीतने के लिए, है ना। और गांधी ने सोचा ये बढ़िया मौका है, ये बढ़िया मौका है, और यहाँ पर क्या कर दिया जाए, इस नमक कानून को हटाने के लिए कोई न कोई मार्च या आंदोलन कर दिया जाए, ताकि जैसे ही वहां पर मैकडोनल्ड को पता चलेगा कि मेरा क्या डिमांड है तो ये लोग मान लेंगे, ठीक है। लेकिन मैकडोनल्ड को तो देख, भारत में अगर कहीं कुछ होगा तो पहले जानकारी किसके पास जाएगी? वहां के वाइसराय को। और वाइसराय ये हमेशा कोशिश करेगा कि भारत में कोई भी चीज गड़बड़ हो रही है उसकी जानकारी इंग्लैंड में ना जाए, क्योंकि अगर इंग्लैंड में जाएगा तो इंग्लैंड से उसको गाली सुनने को मिलेगा, क्या कर रहा है, कैसे संभाल रहा है ना। तो इसलिए अब गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने गए इरविन के पास और इरविन को अपना 11 पॉइंट डिमांड रख दिया। 11 पॉइंट मतलब उन्होंने कुछ 11 पॉइंट रखे थे कि भाई ये चीज होना चाहिए, ये हमारी डिमांड है, ये हमारी जरूरत है, ठीक है। तो गांधी किसके पास गए? इरविन के पास। गांधी इरविन के पास कितने सूत्री डिमांड लेकर के? 11 पॉइंट डिमांड को लेकर के इरविन के पास गए, और उनमें से एक चीज ये था कि ये जो नमक है, नमक पर हम टैक्स नहीं देंगे, ठीक है, नमक पर हम टैक्स नहीं देंगे। तब तक कि इरविन का, गांधी जी जब से आया हूं देख रहा हूं तुम्हारा नौटंकी चल रहा है, भाग जाओ यहाँ से लेके, हम तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। जब देखो बुढ़ऊ जो कि चला आता है कुछ न कुछ लेकर के नौटंकी फान देता है, हा? मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। और गांधी जी इरविन ने गांधी का 11 सूत्री डिमांड फाड़ के फेंक दिया, ठीक है, इरविन ने गांधी का 11 सूत्री डिमांड फाड़ के फेंक दिया। अब गांधी गुस्साएंगे कि नहीं गुस्साएंगे? गांधी बोले कोई बात नहीं, फेंक दिया, अब मैं शुरू करूंगा आंदोलन। क्या शुरू करूंगा? आंदोलन। तो गांधी जी उस वक्त अहमदाबाद में थे, ठीक है, अहमदाबाद मतलब कि अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में, ठीक है, साबरमती आश्रम में थे। तो अब समझ इस चीज को, देख पहले मैं यहाँ लिख दूं, इस माहौल का फायदा उठा करके गांधी जी ने क्या हो किया, गांधी 11 पॉइंट डिमांड किसको दिया? इरविन को, टू इरविन, ठीक है, देखो क्या इरविन ने बात मानी? नहीं मानी। अभी तो बोला फाड़ के फेंक दिया इरविन ने। क्या सुन रही है?
अभी सुनेगी तो सही, ये नहीं था। इरविन रिजेक्टेड, ठीक है। इसने क्या कर दिया, मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ इरविन, अरे यार, ठीक है। इरविन ने क्या कर दिया, इसे रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टेड डिमांड, ठीक है। डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। इस 11 पॉइंट में क्या इंक्लूड था, नो टैक्स ऑन सॉल्ट, सॉल्ट, ठीक है। अब जैसे ही इरविन ने गांधी की बात को इनकार किया, गांधी ने कहा कि अब होगा आंदोलन। क्या होगा, आंदोलन, अब होगा आंदोलन। और समझ यहाँ से, ठीक है। अभी देख, थोड़ा मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ। ये है गुजरात, अब गुजरात के बीचों बीच तो नमक बन नहीं सकता है। अगर नमक को तोड़ना है तो समुद्र के किनारे जाना होगा, है ना। ओके, अब देख, गांधी जी हैं यहाँ साबरमती में, ठीक है, अहमदाबाद साबरमती में, साबरमती में गांधी जी है। अब यहाँ से उन्होंने कहा कि हमें कहाँ पहुंचना होगा, इस समुद्र के किनारे तक, ताकि वहां पर जाकर के मैं क्या करूं, नमक को खुद बनाऊं, और इससे लोगों को ये मोटिवेशन मिले कि अब नमक हम खुद बनाएंगे और अंग्रेजों को टैक्स नहीं देंगे, अंग्रेजों को टैक्स नहीं देंगे। तो गांधी ने शुरू किया, कहा कि अब साबरमती से हम कहाँ जाएंगे, दांडी, ठीक है, दांडी। हाँ, दांडी जगह का नाम है, समुद्र के किनारे यहाँ पर क्या है, दांडी, ठीक है, दांडी। गांधी ने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ से बैलगाड़ी पर बैठ के खटाक से पहुंच जाऊं दांडी, ठीक है, बैलगाड़ी पे बैठ के खटाक से दांडी पहुंच जाऊं। तो लोगों ने उनको सलाह दिया, देखिए गांधी जी, देखिए गांधी जी, अगर आप बैलगाड़ी से पहुंच जाओगे ना, तो बहुत लोग आपके समर्थन में नहीं आएंगे। एक काम करो, आप पैदल चलो, और पैदल चलोगे, कहीं जाते रहोगे, रुकोगे, धीरे धीरे लोग आपको जानेंगे, आपके साथ आएंगे, फिर उसके बाद भीड़ धीरे 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 बढ़ती जाएगी, और जब आप दांडी पहुंचोगे तो आपके पास एक भारी अमाउंट में भीड़ रहेगा, और उस पर अंग्रेज कुछ भी कर नहीं पाएंगे। नहीं तो अकेले रहोगे तो आपको पता चला बीचों रास्ते में पीट पाट दिए, है ना। तो गांधी जी यहाँ से साबरमती से निकले दांडी के लिए, और शुरू होता है दांडी मार्च, ठीक है, दांडी मार्च। दांडी मार्च लिखना शुरू करूं, हाँ देख, हाँ हाँ वही मार्च। तो यात्रा, यात्रा को क्या कहते हैं, दांडी मार्च, ठीक है, दांडी मार्च, दांडी मार्च, ठीक है। अब देख, ये शुरू कब होता है, तो शुरू होता है 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को। गांधी जी के साथ कुल उनके 18 या कहीं कहीं 80 मेंबर देता है, कि उनके साथ मिल करके कितने लोग गए थे, वहां से निकले थे साबरमती से, 78 या 80, ठीक है, मेंबर, याद रखना, कभी कभी 78 या कभी कभी 80 देता है। तो 78 से 80 लोग उनके साथ निकले थे, यहाँ कहाँ से, साबरमती से, और वो धीरे धीरे कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे, दांडी। अब इनके साथ ये जो मेंबर थे, उसमें मेजोरिटी एससी और एसटी थे, ठीक है, मेजोरिटी किसकी थी, एससी और एसटी की। क्योंकि जैसे जैसे यहाँ से गांधी निकलते थे, तो गांव, जंगल, ठीक है, शहर धीरे धीरे बढ़ते जाता, और लोग उनके साथ जुड़ते जाते। तो गांधी गांधी 12 मार्च 1930 को कहां से चले, साबरमती से, और दांडी पहुंचते हैं 6 अप्रैल 1930, ठीक है, रीच दांडी 6 अप्रैल
6 अप्रैल 1930। बात समझ में? 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930। अब जैसे ही 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचे और पीछे मुड़कर देख रहे हैं तो पीछे हजारों की संख्या में भीड़ उनके साथ उमड़ चुकी है। ठीक है, हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ चुकी है और वो वहां पर जा करके डांडी में उन्होंने वहां पर नमक उठाया हाथ से और वहीं पर कहा कि आज से हम क्या करेंगे, नमक पर टैक्स नहीं देंगे। और ये डांडी मार्च पूरे भारत में फैला। पूरे भारत में अलग अलग लोगों ने अपने आसपास के एरिया में नमक को बनाया और अंग्रेजों को दिखाया कि अब हम क्या नहीं देंगे, नमक पर टैक्स नहीं देंगे, नमक पर टैक्स नहीं देंगे। इतना समझ में आया? ओके, देख ये डांडी मार्च था। यहाँ पर ये नमक बना ऐसे उठाते हुए और नमक कानून तोड़ते हुए गांधी जी दिखाए गए हैं। नमक कानून तोड़ते हुए गांधी जी दिखाए गए हैं। उनमें कहता है कि गांधी जी जब साथ में निकले थे तो उनके साथ सबसे प्रोमिनेंट जो लीडर थी कौन थी? तो उनके साथ जो सबसे प्रोमिनेंट लीडर थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। बात समझ में? देख, इन्होंने पूरे देश को क्या किया, अर्ज किया और कहा कि आप सब लोग क्या करो, आप सब लोग इस नमक कानून को तोड़ दो। ब्रेक द सॉल्ट लॉ, ब्रेक द सॉल्ट लॉ। ठीक है, देख तो इसमें याद क्या रखना है पहले तो, जो मेजर लीडर, प्रोमिनेंट लीडर, प्रोमिनेंट लीडर थी होती सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। ठीक है, गांधी जी ने लोगों से क्या अर्ज किया? अर्ज, गांधी अर्ज टू ब्रेक सॉल्ट लॉ। ठीक है, नमक नमक टैक्स कानून को क्या करो, नमक कर को तोड़ दो। ठीक है, टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। अब अलग अलग रीजन से अलग अलग लोगों ने क्या करना शुरू किया, नमक कानून तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे साउथ इंडिया में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया से लीडर जो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, इन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया। बिहार में राजेंद्र प्रसाद, बिहार में राजेंद्र प्रसाद प्रसाद। ठीक है, इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू, इलाहाबाद से जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बॉम्बे में सरोजिनी नायडू यहाँ से गुजरात से जाने के बाद कहाँ चलेगी, बॉम्बे में, और वहां पर उन्होंने बॉम्बे में लीड किया सरोजिनी नायडू ने। ठीक है, बॉम्बे में सरोजिनी नायडू ने। ठीक है, सरोजिनी नायडू ने। कश्मीर वाले एरिया में, कश्मीर वाले एरिया में दांडी मार्च को लीड किया था खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, हाँ, कश्मीर वाले एरिया में खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। इन सारे लोगों ने क्या किया, दांडी मार्च को बढ़ावा दिया, दांडी मार्च को बढ़ावा दिया और नमक तोड़ो कानून, नमक तोड़ो कानून का क्या किया, पूरी तरीके से साथ दिया। ठीक है, अपने अपने जगह पर थोड़े थोड़े नमक बनाए और ये अंग्रेजों को दिखाया कि अब से हम क्या करेंगे, इस नमक पर कोई भी टैक्स नहीं देंगे और नमक का उत्पादन हम खुद करेंगे।
नमक का उत्पादन हम खुद करेंगे। इतना समझ में आया? यदि सरोजिनी नायडू को याद रखना। ठीक है, अब देख, ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, इनके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन याद रखना। मैं भी लिखाता हूँ कि खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता था, सीमांत गांधी। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। कहेगा कि फ्रंटियर गांधी किसे कहते थे? फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी। इन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? खुदाई खिदमतगार। क्या बता सकती है कि खुदाई खिदमतगार ने गांधी जी को कौन सा टाइटल दिया था? मंगल बाबा, मंगल बाबा। गांधी जी जहां पर हाथ डालते हैं वो काम मंगलमय हो जाता है, मंगलमय हो जाता है। खुदाई खिदमतगार ने, खुदाई खिदमतगार या अब्दुल गफ्फार खान ने एक यूथ के लिए एक आर्मी बनाई थी, जिसे कहा जाता था लाल कुर्ती सेना, रेड आर्मी। इनकी आर्मी का नाम क्या था? लाल कुर्ती सेना, इंग्लिश में रेड आर्मी। ठीक है, रेड आर्मी, रेड आर्मी। इतना समझ में आया? ओके, अब देख, देख इस जो नमक तोड़ो कानून या दांडी मार्च में लाखों लोगों ने गांधी जी को ज्वाइन किया। ठीक है, लाखों लोगों ने गांधी जी को ज्वाइन किया। गांधी जी ने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी मात्रा में भीड़ मेरे साथ आ जाएगी। अब उन्होंने सोचा कि देखो, जब इतनी बड़ी मात्रा में लोग आ गए हैं तो एक काम करते हैं, यहाँ से अंग्रेजों का हम बहिष्कार फिर से चालू करते हैं। जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट किए थे एक बार, जहाँ पे चौरी चौरा हत्याकांड हो गया था, तो उसे वापस लेना पड़ा था, वैसा ही एक कानून फिर से, वैसा ही एक मूवमेंट फिर से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर गांधी जी ने स्टार्ट किया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया? डिसओबीडियंस रे, ओबीडियंस मतलब मानना, डिस मतलब ना मानना। एक सविनय, सविनय मतलब विनय के साथ। अवज्ञा, अवज्ञा मतलब बात को न मानना। आंदोलन मतलब मूवमेंट, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? सिविल डिस ओबीडियंट मूवमेंट। ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसमें गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि देखो, याद रखो कि जिस तरीके से नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में तुम लोगों ने चौरी चौरा हत्याकांड कर दिया था, वैसे इसमें नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमें अंग्रेजों का विरोध करना है, लेकिन बड़े ही शांतिपूर्वक से। अंग्रेज तुमको कुछ कहें तो तुम उनके सामने हाथ जोड़ो और कहो कि ठीक है सर, आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात को मानता हूँ, लेकिन मैं आपकी बात को पूरा नहीं करूंगा। अगर अगर अंग्रेज तुमसे कहें कि तुम ये जो नमक बना रहे हो ये गलत है, तो तुम्हें क्या कहना होगा? ठीक है सर, आप जो कह रहे हो बात सही है, लेकिन हम इसको नहीं मानेंगे, हम इसको नहीं मानेंगे। बात समझे? और यहाँ पर फिर से वैसे ही एक बहिष्कार चालू होता है कि जितने भी भारतीय थे, भारतीयों ने जहां जहां पर अंग्रेजों के दुकान थे, वहां दुकानों पर जाना छोड़ दिया। ठीक है,
दुकानों पर जाना छोड़ दिया। जितने भी अल्कोहल शॉप थे, यानी जहां पर ये अंग्रेज शराब वगैरह बेचते थे, उन शराबों को क्या करवा दिया गया, बंद करवा दिया, शराब की दुकानों को बंद करवा दिया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में बूढ़े, बच्चे, जवान, लड़का लड़की सब ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, सब ने पार्टिसिपेट किया। और जो गर्ल्स को यानी लड़कियों को लीड कर रही थी, उनकी एक आर्मी थी, उन आर्मी को कहा गया मंजरी सेना। और जो उसमें जवान लड़के थे, वो लोग सविनय अवज्ञा को लीड कर रहे थे, उन्हें कहा गया बानरी सेना। बात समझ में? हाँ, बानरी, मंकी वाला बानरी सेना। क्योंकि क्योंकि बंदर लोग क्या करते हैं, उत्पात मचाते हैं ना। तो जब लड़का 17-18 साल का रहता है तो भी उत्पाती होता है। ठीक है, तो गर्ल्स गर्ल्स आर्मी को क्या कहा गया? नहीं, गर्ल्स को मंजरी, मंजरी सेना। नहीं नहीं, मंजरी सेना। ठीक है, अभी जब मैं तुझे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि अ, जब एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, तो वहां पर जब महिलाओं ने धावा बोला था, तो वहां पर इतिहास में लिखा गया था उन्हें कि ये चुड़ैलों का धावा था। ठीक है, तो गर्ल्स आर्मी को क्या कहा गया? मंजरी सेना। और बॉयज आर्मी को बानरी। ठीक है, बानरी सेना, बानरी सेना। अब देख, इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन का मानते मतलब कि बढ़ावा देते हुए चंपारण बोलो, छपरा, बिहार में छपरा जेल के जो कैदी थे, उन लोगों ने अपना कपड़ा उपड़ा निकाल लिया। बोला कि अब हम लोग क्या करेंगे, कपड़ा नहीं पहनेंगे, अंग्रेजों का दिया हुआ ये कपड़ा हम नहीं पहनेंगे। और उस उनके द्वारा किए गए मूवमेंट को कहा गया नंगा विद्रोह। नंगा विद्रोह, सब नंगा घूमने लगे, उघारे। ठीक है, छपरा में कौन सा विद्रोह हुआ? छपरा जेल में। छपरा जेल के जो प्रिजनर्स थे, उन लोगों ने क्या कर दिया? नंगा विद्रोह, विद्रोह। ठीक है, सब जेल में उघारे घूम रहे हैं, बिना कपड़ा पहने हुए। अंग्रेज बोल रहे हैं व्हाट आर यू डूइंग, बोल रहे हैं तू भी पास आ, तेरे को भी नंगा कर देंगे, तेरा कपड़ा नहीं पहनेंगे। ठीक है, तेरा कपड़ा नहीं पहनेंगे। अब जो है, इन लोगों ने कहा कि या तो हमें भारतीय कपड़ा दो, नहीं तो हम तुम्हारा कपड़ा नहीं पहनेंगे। ठीक है, तो इस विद्रोह को कहा गया नंगा विद्रोह, नेकेड रिवोल्ट, नेकेड रिवोल्ट, नेकेड रिवोल्ट। ठीक है, नेकेड रिवोल्ट, इतना समझ में आया? ओके, अब यहाँ देख, देश में इतना कुछ हो रहा है। ठीक है, देश में इतना कुछ हो रहा है, और वहीं पर ये धीरे 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 देख, कब का माहौल है ये है पहले गांधी जी ने शुरू, हाँ, 1930 में गांधी जी ने शुरू कर दिया है। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू कर दिया है। 6 अप्रैल 1930 को ये सारा का सारा घटना हो रहा है। अब यही इंग्लैंड में तुझे पता है कि नवंबर 1930 में क्या होगा? गोलमेज सम्मेलन। नवंबर 1930 में क्या आयोजित किया जाएगा? गोलमेज सम्मेलन। तो यहां देख, इंग्लैंड में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब होगा? ये होगा नवंबर 1930 में, नवंबर 1930 में। यहाँ प्रधानमंत्री कौन? रेमजे मैकडोनल्ड, रेमजे मैकडोनल्ड। ठीक है, रेमजे मैकडोनल्ड। अब ये कहेगा
कि देखो मैं किस तरीके से भारत के जो बड़े बड़े लीडर हैं उन लोग को बुलवाता हूँ, ठीक है, उन लोग को बुलवाता हूँ, मेरी एक बार कहने पर वो लोग आ जाएंगे और मेरा कितना दबदबा है ब्रिटेन वालों तुम लोग देख लो। इसलिए मुझे अगली बार क्या बनाना, पीएम बनाना, ताकि मैं इस देश को और अच्छे से लीड कर सकूं, ठीक है। अब रेंजे मैकडोनल्ड ने वहां वहां से आदेश कहाँ भिजवाया, भारत में, कि भारत में जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, यानी कि जो बड़ी पार्टी है, और बड़ी पार्टी मैंने तुझे बताया कि भारत में बड़ी पार्टी कौन उभरी थी, कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस बड़ी पार्टी उभरी थी, कांग्रेस। उसने कहा कि कांग्रेस को कहाँ भेजो, इंग्लैंड में भेजो, कांग्रेस को इंग्लैंड में भेजो। और यहाँ पर गांधी जी ने क्या बवाल मचा के रखा है, दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सब मचा के रखा है। गांधी जी ने कहा कि कोई भी नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। अब बता, जब कोई नहीं जाएगा तो जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा तो यहाँ पर अपोजिशन में बैठा विंस्टन चर्चिल, सारी ब्रिटेन की जनता बैठी है वहां पर, सब जनता देखेगी, ओहो रंजे मैकडोनल्ड, तो बोल रहा था कि मेरे जो कॉलोनी वाले हैं, मतलब कि जो हमारे गुलाम देश के लीडर्स है वो लोग आने वाले हैं, कहाँ आए कोई तो आया नहीं। और रेमजे मैकडोनल्ड की बेइज्जती होगी कि नहीं होगी, होगी, रेमजे मैकडोनल्ड की बेइज्जती हो गई। और रेमजे मैकडोनल्ड अब गुस्साया कि साला पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत से कोई क्यों नहीं आया, क्या बात है, तो किसको फोन लगाएगा, इरविन को फोन लगाया इरविन बताता है, अरे महाराज यहाँ पर तो गांधिया जो कि वो दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करके बैठा हुआ है, वो लाया था 11 सूत्री मांग, पता नहीं क्या क्या उसमें सब कुछ लिखा हुआ था, मैं नहीं माना उसकी बात। बोलता है रेमजे मैकडोनल्ड, यहाँ मेरी बेइज्जती हो रही है अब वो गांधी जो कहता है, जो भी बात कहता है तो उसकी बात मान, और किसी भी तरीके से गांधी को कहाँ भेजेगा तू, यहाँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए भेजेगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए भेजेगा। तो क्या फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत से कांग्रेस का कोई लीडर गया था, नहीं, लेकिन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से एक्चुअली में यहाँ पर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये बुलाया था मैकडोनल्ड कि दलितों को क्या दिया जाएगा, एक सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचक क्षेत्र दिया जाएगा, ठीक है, पृथक निर्वाचक क्षेत्र दिया जाएगा। तो दलितों को रिप्रेजेंट करते थे अंबेडकर साहब, ठीक है, तो दलितों को रिप्रेजेंट करते थे अंबेडकर साहब। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन गया था, अंबेडकर, अंबेडकर गए थे। क्या कांग्रेस का कोई नेता गया था, कांग्रेस का कोई भी नेता नहीं पहुंचा था, कांग्रेस का कोई भी नेता नहीं पहुंचा था। इस वक्त अपोजिशन में कौन था, इंग्लैंड में, इंग्लैंड में विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, चर्चिल ने, जो कि रेमजे मैकडोनल्ड का खूब मजाक उड़ाया, रेमजे मैकडोनल्ड का मुंह लटक गया, उसने फिर वही सारा काम जो कि इरविन को कहा। अब इरविन यहाँ भागे भागे किसके पास आएगा, गांधी जी के पास। तो गांधी जी से कहेगा, देखिए महाराज आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात मान लूंगा, आप जो है कहाँ जाइएगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, पहला तो खत्म हो गया, पहला में नहीं गए, लेकिन जब दूसरा होगा तो दूसरा में जाइएगा। अब जो है गांधी और इरविन के बीच में पैक्ट होगा, ठीक है, अब क्या होगा, गांधी और इरविन के बीच में पैक्ट, ये पैक्ट दिल्ली में होता है, इसलिए इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट। ये कब होता है, ये होता है 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931। ये कहाँ पर होता है, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में, दिल्ली में। यहाँ पर एक तरफ गांधी जी होते हैं और एक तरफ इरविन होता है। इन दोनों को देख करके सरोजिनी नायडू ने इन दोनों को दो महात्मा कहा था, दो महात्मा, गांधी और इरविन को, ठीक है,
सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने क्या कहा था? दो महात्मा, महात्मा, ठीक है। कितना बड़ा महात्मा थे वो तो पता ही है, ठीक है। दो महात्मा किसको कहा था? गांधी और इरविन को, गांधी और इरविन को, ठीक है, गांधी और इरविन को, ठीक है। तो यहाँ देख, ये था इरविन, तो अम्बेडकर है दो भी, ये इरविन, ठीक है, ये इरविन, ठीक है। गांधी जी को तो तू देखी है, ठीक है। अब देख, इसमें उन्होंने इरविन इरविन को जितनी भी चीजें थी वो सारा का सारा चीज लिख दिया था। और इसमें देख, 14 फरवरी 1931 को किसे सजा सुनाया गया था? भगत सिंह को, भगत सिंह को। तो इसी में इन्होंने क्या कहा कि भगत सिंह को तुम्हें छोड़ना होगा। तो इरविन ने क्या कहा था? ठीक है, हम सारे के सारे पॉलिटिकल प्रिजनर को छोड़ देंगे, लेकिन ऐसे प्रिजनर्स को नहीं जो क्रिमिनल प्रिजनर्स है। और गांधी जी इस बात पर ध्यान नहीं दे पाए। इस बात पर वही इनको वो चीज क्या हुआ? ब्लंडर हुआ। और गांधी जी दूसरे गोल मेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चले जाते हैं। और यही गांधी के जीवन का सबसे बड़ा क्या रहता है? ब्लंडर, ठीक है। सो यहाँ पर क्या लिखेगी? गांधी डिमांडेड गांधी डिमांडेड एलविन एलविन टू फ्री ऑल प्रिजनर्स, ऑल प्रिजनर्स, ठीक है, प्रिजनर्स, प्रिजनर्स, ऑल प्रिजनर, अरे यार, ऑल प्रिजनर्स, ठीक है, ऑल प्रिजनर्स को छोड़ने के लिए। लेकिन इसके बाद की जो स्टोरी थी वो तो मैंने बता दिया है बहुत पहले ही, ठीक है। वो जो है क्या कहता है कि मैं सारे प्रिजनर्स को छोड़ दूंगा एक्सेप्ट वो जिनको जो क्या है? क्रिमिनल प्रिजनर्स है, क्रिमिनल प्रिजनर्स है। और गांधी जी इस बात पर ध्यान नहीं दे पाते। और फिर होता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और उसमें गांधी जी पार्टिसिपेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इतना क्लियर है? ओके। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है 7 सितंबर 1931 को, 7 सितंबर 1931 को। और यहाँ से गांधी जी इंग्लैंड जाते हैं। तो इंग्लैंड शिप से जाते हैं। उस शिप का नाम कभी कभी पूछता है, SS राजपुताना। जिस शिप से जाते हैं उस शिप का नाम क्या था? राजपुताना, SS राजपुताना, SS राजपुताना। और जब गांधी वहां पर पहुंचे तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यहाँ, तो यहाँ पर जो है वो आधा कपड़ा ही पहन के गए थे, धोती पहनते थे, ऊपर एक लपेट लेते थे। तो उन्हें देख करके ये जो विंस्टन चर्चिल था उसने क्या कहा? यही यही नंगा अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर, यही दुबला पतला हाड़ मांस वाला था जो मैकडोनल्ड के बुलाने पे नहीं आया था, अर्धनग्न फकीर। उन्होंने उसने क्या कहा गांधी को? अर्ध नग्न फकीर, हाफ नेकेड बेगर। नहीं, गांधी जी लीडर नहीं थे, लेकिन वो अकेले अकेले ये कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते थे। मतलब कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन गए थे? अकेले गांधी जी, ठीक है। कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए अकेले गांधी जी गए थे। बात समझ में? हाफ नेकेड, हाफ नेकेड बेगर, बेगर, किसने कहा? ये चर्चिल ने, ठीक है।
चर्चिल ने। हाफ नेकेड बेगर किसने कहा? चर्चिल ने, चर्चिल ने। ठीक है, तो यहाँ ये बात याद रखना, गांधी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को क्या किया? पार्टिसिपेट किया, अटेंड। ठीक है, गांधी ने अटेंड किया। अब यहाँ पर जैसे ही गांधी पहुंचे तो दलितों की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए और कौन पहुंचा था? अंबेडकर। ठीक है, दलित रिप्रेजेंटेटिव अंबेडकर थे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर। ठीक है, देख जैसे वहां पर गांधी जी पहुंचे तो मैकडोनल्ड ने सारा का सारा प्लान किया, बताया कि देखो गांधी जी, मैं यहाँ क्यों बुलाया हूँ, यहाँ मैं जो ये हैं क्या बोलते हैं, दलित हैं, उनको वहां पर क्या देना चाहता हूँ? सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहता हूँ, पृथक निर्वाचक क्षेत्र, पृथक निर्वाचक क्षेत्र। अब गांधी जी भड़क गए, फिर से बोले हैं अगर तू सारे के सारे दलितों को पृथक निर्वाचक क्षेत्र देगा तो बाद में जा करके ये दलित क्या कर देंगे? एक दूसरे देश की मांग करने लगेंगे, जैसे आज के समय में पाकिस्तान में बलूचिस्तान वाले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो इस मैकडोनल्ड का कहना था ये जो उड़ीसा वाला एरिया इतना है ना, ये पूरा का पूरा दलितों के लिए दे दो, यहाँ से इलेक्शन में दलित उठेंगे, यहाँ अगर कोई जो कि काम करवाना रहेगा तो दलित करवाएगा, बड़ा पोस्ट खाली दलितों को दिया जाएगा, यहाँ पर और कोई भी दूसरा इंसान इलेक्शन में या किसी भी सरकारी पद पर नहीं जा पाएगा। अब सोच, अगर इतना बड़ा एरिया सिर्फ दलितों के लिए रिजर्व कर दिया जाता तो बाद में ये भारत से अलग होने की मांग कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? हेलो, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि अगर इतना बड़ा एरिया रिजर्व कर दिया जाता तो ये आगे भविष्य में जाकर के भारत से अलग होने की मांग करते कि नहीं करते? कर सकते थे, कर सकते थे। इसलिए गांधी जी ने कहा बाप रे बाप, मैकडोनल्ड तू तोड़ना चाहता है देश को। गांधी जी उठे और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से क्या करे? भाग गए। वहां से जिस राजपुताना से, एसएस राजपुताना से आए थे, वही एसएस राजपुताना जो है तुरंत पकड़े और वापस भारत आ गए। मैकडोनल्ड वहां देखते रह गया कि दुबला पतला सा आदमी में जिस पर हम लोग गुलाम, मतलब कि हमारा गुलाम है, बताओ मैं यहाँ का प्रधानमंत्री हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं, भाग गया है। और फिर वहां पर मैकडोनल्ड बुलाते रह गया, गांधी जी सुनो। गांधी जी बोला भग, मैं नहीं सुनूंगा, तू जो कि देश को तोड़ने वाली बात कर रहा है मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। और वहाँ अंबेडकर साहब देखते रह गए, भाई साहब गांधी तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं मैकडोनल्ड को, बताओ मेरी क्या वैल्यू देंगे? ठीक है, फिर वहां पर मैकडोनल्ड इरविन को फोन लगाया तो बोला कि अरे इरविन तू कैसे झेलता है गांधिया को रे, यहाँ पे 2 दिन के लिए आया, पूरा का पूरा बवाल मचा दिया है, तू वहां पर जो कि इतने साल से कैसे झेल रहा है? तो इरविन बताया सारा का सारा सिचुएशन, महाराज ये ऐसा ऐसा ही है, बहुत अलग अलग कांड करता है, अलग अलग न पता कौन कौन सा आंदोलन चालू कर देता है और पूरा माहौल खराब कर देता है। ठीक है, तो ये मैकडोनल्ड समझ गया, बोला कि अब ये गांधी सुनने वाला नहीं है। फिर मैकडोनल्ड ने चाल चला और अंबेडकर को कहा कि देखो अंबेडकर साहब, आपके लिए अगर ये दलितों को आपको सही से उनको रिप्रेजेंट करवाना है तो ये पृथककरण की मांग बहुत जरूरी है। ठीक है, आप इस चीज को क्या करो, जा करके गांधी को समझाओ और इस चीज को उठाओ। तब तूने देखा होगा कि गांधी और इस बाबा बी आर अम्बेडकर के बीच में टसन चालू हो गया था। ठीक है, इनके विचारों में मतभेद चालू हो गया, तो गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस छोड़ दिया और वो आ गए भारत। जैसे ही भारत आए वहां पर मैकडोनल्ड ने क्या कहा कि देख इरविन जैसे गांधी पहुंचे उसे क्या कर ले, अरेस्ट कर ले। ठीक है, उसे अरेस्ट कर ले, यहाँ बहुत बेइज्जती कर दिया मेरा। तो जैसे ही गांधी जी यहाँ आते हैं, इरविन उन्हें अरेस्ट कर लेता है और अरेस्ट करके यरवड़ा जेल में रख देता है। गांधी जी कहते कोई बात नहीं, यरवड़ा जेल में मैं यहीं से आंदोलन करूंगा। ठीक है, उन्हें यरवड़ा जेल में रखता है और फिर वहां पर गांधी और अंबेडकर के बीच में क्या चालू हो जाती है, मतभेद चालू हो जाता है। अंबेडकर कहते हैं कि मुझे जो दलितों के लिए रिजर्व से जो कि एरिया चाहिए, और गांधी कहते हैं नहीं, तुमको अगर रिजर्व एरिया मांगना है तो तू पूरे भारत में
सीट ले लो ना, रिजर्वेशन ले लो अलग अलग जगह से, लेकिन एक ही जगह से तुम पूरा का पूरा एरिया सेपरेट मत लो, रिजर्वेशन लो, इंटीग्रेटेड लो, पूरे भारत में सीट लो, ठीक है, पूरे भारत से सीट लो, जैसे कि 6 सीट यहाँ से ले लो, 7 सीट यहाँ से ले लो, 8 सीट यहाँ से ले लो, 10 सीट यहाँ से ले लो, ऐसे ऐसे अगर पूरे भारत से लोगे तो क्या होगा कि कभी भी ये लोग भारत से अलग होने की मांग नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर एरिया से लोगे तो ये लोग बाद में क्या कर सकते हैं, भारत से अलग होने की मांग कर सकते हैं। बात समझ में? हाँ, और बाद में जाकर के ये सारा का सारा सिचुएशन बदला। जो ये था मैकडोनल्ड था, मैकडोनल्ड ने कहा था कि मैं ये जो SC ST है, मतलब कि माइनॉरिटीज हैं, दलित हैं, उनको 71 सीट दूंगा। गांधी ने कहा कि मैकडोनल्ड 71 सीट दे रहा है, मैं तुमको 148 सीट देता हूँ, ठीक है, 148 सीट, लेकिन अलग अलग देश के अलग अलग जगहों से, ठीक है। ये सारी की सारी स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि कैसे क्या हुआ, फिर कैसे गांधी और इनके अम्बेडकर के बीच में पैक्ट होता है, ठीक है, और गांधी ने दलितों को क्या क्या बात कही, हरिजन का क्या है और हरिजन सभा क्या थी, ये सारी की सारी स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, ओके।